नमस्कार साथियों, विज्ञान जागृति मंच के अंतर्गत वार्ता श्रृंखला विज्ञान में भारत और भारत में विज्ञान के अंतर्गत आज मैं एक विषय भारत के वैज्ञानिक, खासतौर पर ऐसे वैज्ञानिक जिनको की सही पहचान नहीं मिल पाई, भारत के ऐसे आविष्कार जिनको की सही पहचान नहीं मिल पाई, इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। भारत को हमेशा से ही एक धार्मिक और रूढ़िवादी देश माना जाता रहा है और ऐसा कहा जाता रहा है कि भारत विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ देश है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के बिना धर्म और आध्यात्म की कल्पना करना संभव नहीं है और न ही विज्ञान की। धर्म, अध्यात्म ये भी विज्ञान का ही एक क्षेत्र है। भारत के ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसे आविष्कार किए और कुछ ऐसे सिद्धांत गढ़े हैं जिनके बल पर आधुनिक विज्ञान और दुनिया का चेहरा बदल गया है। पुराने समय के जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे, मनीषी थे, ये सभी अपने समय के रिनाउंड साइंटिस्ट थे। इन सभी का उद्देश्य कभी भी ये नहीं था कि हम केवल समाज में एक पूजा पाठ या धर्म का ही प्रचार करें। ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और ये हमेशा अनुसंधान में, नए नए शोध में, रिसर्च में लगे रहते थे। यहाँ पर अगर क्योंकि मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड हूँ, तो केमिस्ट्री के बारे में मैं पहले बात करना चाहूँगा। केमिस्ट्री जो आज के वर्तमान समय में हम रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र का अगर हम उल्लेख करते हैं, तो रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र की अगर हम उत्पत्ति के बारे में बात करें तो इसका जनक एंटोनी लेवोसियो को माना जाता है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें तो ये मिस्र देश के एक प्राचीन नाम कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग, जबकि भारतीय रस और रसायनों के रंग बिरंगेपन पर कभी भी किसी का ध्यान नहीं गया। औपनिवेशिक ब्रिटिश इंडिया के टाइम पीरियड में कैलकाटा, जिसको वर्तमान में अब कोलकाता कहा जाता है, वहाँ के एक रसायन के आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, पीसी रॉय, जो प्रेसिडेंसी कॉलेज में अध्यापन कर रहे थे, इसी दौरान उन्होंने फ्रांसीसी रसायन के बर्थेलो की पुस्तक द ग्रीक एल्केमी पढ़ी। तो अनुभव हुआ कि भारतीय ज्ञान को दुनिया के समक्ष इसी प्रकार लाया जाना चाहिए। यहीं से प्रेरित होकर प्रोफेसर पीसी रॉय ने आचार्य नागार्जुन की कृति रसेंद्र सार संग्रह पर प्राचीन हिंदू रसायन नामक एक लेख लिखकर बर्थेलो को भेजा। समस्त फ्रांसीसी रसायन के स्तब्ध रह गए कि कितना असीमित ज्ञान भारतीय पुराग्रंथों में भरा हुआ है। बर्थेलो ने आलोक की विस्तृत व्याख्या की, समीक्षा की और उसको मासिक जर्नल डे सावंत में प्रकाशित कराया। जब वो डे सावंत जर्नल में प्रकाशित हुई तो पूरा यूरोप भौचक्का रह गया कि रसायन शास्त्र का वास्तविक ज्ञान तो भारत के शास्त्रों में है। इस उपलब्धि से उत्साहित होकर आचार्य रॉय ने हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री नाम से एक पुस्तक लिखी, जिसे तत्कालीन रसायनज्ञों ने हाथों हाथ लिया। इसी क्रम में आगे सत्यप्रकाश सरस्वती की पुस्तक प्राचीन भारत में रसायनों का विकास भी उल्लेखनीय है। प्राचीन भारत में रसायनों का ज्ञान खोजें तो ईसा के जन्म से हमें हजारों वर्ष पूर्व जाके रुकना होगा। वर्तमान समय में ईसा के बाद से ही हम केवल विज्ञान में नई खोजों का उल्लेख या रसायनों का जिक्र पढ़ते हैं, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में ये ईसा के जन्म से हजारों साल पहले की घटनाएं हैं। जिस समय बाकी मानवता केवल अपने रोटी और पानी का इंतजाम करने में ही जुटी हुई थी, उस समय हम शिक्षा के उस उन्नत शिखर पर थे जिस पर लोगों के लिए पहुंचना आज भी असंभव है। हमारे वेद उपनिषद में भी विभिन्न प्रकार की धातुओं का वर्णन दिया गया है। यजुर्वेद में उल्लेख है, यजुर्वेद का एक श्लोक है, अस्मा चमे, मृतिका चमे, गिरियश्चमे, पर्वताश्चमे, सिकताश्चमे, वनसो अतयश्चमे, हरिणश्चमे, अयश्चमे, श्यामम चमे, लोहम चमे, शीशम चमे, त्रकुचमे, यज्ञेन कल्पताम। अर्थात इस एक श्लोक में पत्थर, अस्मन, मिट्टी, मृतिका,
बालू, सिकता, हिरण्य, सोना, अयस, इस्पात, श्याम, तांबा, लौह, लोहा, शीश, सीसा और त्रपु, रांगा या टिन का उल्लेख है। यजुर्वेद के ही एक मंत्र में अयस्ता मीन्स आयरन स्मेल्टर का उल्लेख है। मीन्स हम कह सकते हैं कि उस समय भी मेटलर्जी या धातुओं के निष्कर्षण का लोगों को ज्ञान था। तैत्तिरीय संहिता में कृष्णायस, काला लोहा का उल्लेख है। ऋग्वेद में भी अनेक स्थानों पर अयस शब्द का प्रयोग मिलता है। अथर्ववेद में लोहे, तांबे, सोने और रांगा का प्रयोग मिलता है। अथर्ववेद में एक पूरा सूक्त दधत्य शीशम है जो शीशे पर केंद्रित है। एक मंत्र में कहा गया कि हम तुम्हें शीशे से बेधते हैं जिससे तुम हमें व हमारे प्रियजनों को न मार सको। समझा जा सकता है कि शीशे के छर्रे संभवतः युद्ध में काम आते रहे होंगे। एक और ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में मेटल का डिसोल्यूशन और उनकी हीट कंडक्टेंस के बारे में विस्तृत वर्णन है। जिन सारे टर्म को आज हम थर्मोडायनामिक्स नाम से एक नई ब्रांच में हम स्टडी करते हैं, ये इन सभी चीजों का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है। आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में धातु, अयस्कों, खनिजों एवं मिश्र धातुओं की जानकारी, धातु कर्म की जानकारी ये सभी दी गई है। और ये सभी कब दी गई है? ये ईसा से लगभग 3री सदी पूर्व। इसमें 4 सिक्का धातुओं का भी वर्णन दिया गया है। कॉइनेज मेटल, जिनको आज हम पीरियोडिक टेबल स्टडी करते समय पढ़ते हैं, यहां पर 4 कॉइनेज मेटल वर्णित की गई हैं। मस्कम, अर्धमस्कम, काकनी, अर्धकाकनी। अर्थात ये सभी रजत, तांबा, लोहा, वंग और सीसा को विभिन्न अनुपात में मिलाकर बनाई जाती थी। रसायन शास्त्र से जुड़ी अनेक ग्रंथों में अब नागार्जुन कृत रस रत्नाकर महत्व की पुस्तक है। 6ठी शताब्दी में वाराणसी कृत वृहत संहिता में उच्च कोटि के अस्त्र शस्त्रों को बनाने हेतु उच्च कोटि के इस्पात का निष्कर्षण एवं निर्माण का वर्णन है। इस इस्पात से बनी तलवारों को फ्रांस आदि तक देशों में निर्यात किए जाने के ऐतिहासिक प्रमाण उल्लेखित है। आज हम यहाँ पर केवल पुरा ग्रंथों का ही उल्लेख हम नहीं करेंगे। आज हम कुछ ऐसे आविष्कार और आविष्कारकों के बारे में भी बात करेंगे जिनके बारे में शायद ही कभी आपने सोचा होगा कि ये आविष्कार नहीं होते तो दुनिया इतनी तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ पाती। इन पुराने उल्लेखों को बताने का केवल एक ही तात्पर्य है कि प्राचीन समय से लेकर जो भी हमारी खोजें रहीं, जो भी हमारा ज्ञान संग्रह रहा, चाहे वो वेदों में रहा हो, उपनिषद में रहा हो, अन्य ग्रंथों में रहा हो, लेकिन इन सभी में सबसे बड़ी जो आज़ादी के बाद हमारे सरकारों की जो नीतियां रही, उनकी सबसे बड़ी यहाँ पर उल्लेखनीय भूमिका ये रही कि उन्होंने संस्कृत भाषा, जिसमें कि ये सारे ग्रंथ लिखित हैं, उन्होंने उस भाषा को ही नकारना प्रारंभ कर दिया और संस्कृत एक ऐसी भाषा बनकर रह गई जिसको कि आज हम ये मानते हैं कि इट इज द सच टाइप ऑफ द लैंग्वेज विच हैव नो यूजफुलनेस, जबकि उन्हीं में ही ये सारी चीजें दी गई हैं। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे आविष्कार रखूंगा जिनका उल्लेख भारतीय लोगों ने किया, लेकिन उनका क्रेडिट किसी और को मिलता रहा। सबसे पहला नाम इसमें आता है आविष्कार का, जो है प्लास्टिक सर्जरी। सर्जरी के बारे में अगर हम बात करें तो सर्जरी का जनक सुश्रुत को माना जाता है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस चीज को माने कि ये हम शिक्षा में या जो भी अपनी बात रख रहे हैं उसको भगवाकरण करते हुए इस चीज को रख रहे हैं, इसलिए केवल पुराने लोगों के नाम ले रहे हैं। सुश्रुत के बारे में मैं केवल इतना बताना चाहूंगा कि सुश्रुत की प्रतिमा कोलंबिया में आज भी लगी हुई है। वो लोग आज भी उसको मानते हैं कि ही इज द फादर ऑफ सर्जरी। सुश्रुत के टाइम पीरियड में अंग प्रत्यार्पण, प्रसव, कृत्रिम अंग, मोतियाबिंद, इन सभी का सर्जरी की जाती थी, इन सभी की शल्य क्रिया की जाती थी।
और ये आधुनिक विज्ञान जो है वो केवल आज से 400 साल पहले ही शल्य क्रिया करना सीखा है, जबकि ये सारी जो घटनाएं हमारे पास दी गई हैं ये सारी घटनाएं काफ़ी पुरानी हैं। सुश्रुत से भी पहले एक और नाम आता है धन्वंतरी का, जिन्होंने के चिकित्सा क्षेत्र में एक अमूल्य योगदान दिया था। सुश्रुत की अगर हम पुस्तक को देखें तो उसमें इस चीज़ का उल्लेख दिया गया है कि हमारे पास यहाँ पर स्वनिर्मित इनके पास 125 से अधिक उपकरण थे सर्जरी के, जिनको कि ये पानी में बॉईल करते हुए स्टरलाइज करके यूज करते थे, ऐसा उसमें उल्लेख दिया गया है। सुश्रुत की इस पुस्तक का बहुत भाषाओं में अनुवाद हुआ। लगभग 300-400 साल पहले जिस समय ये पुस्तकें रशिया पहुंची तो वहाँ रशिया से ये यूरोप में एंटर हुई और तब वहाँ पर शल्य क्रिया मीन्स सर्जरी के बारे में नए विचार और नए अनुसंधान प्रारंभ हो सके। दूसरा, मैं यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट या एक और इन्वेंशन के बारे में मैं बात करूँगा, वो है विमान, वायुयान। सामान्य रूप से आज के इतिहास में अगर हम पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि सन 1903 में राइट ब्रदर्स ने वायुयान की खोज की थी। लेकिन अगर हम भारतीय ग्रंथों को या दर्शनों को अगर हम देखें तो रामायण में, महाभारत में एक ऋषि का उल्लेख होता है, भारद्वाज ऋषि। भारद्वाज ऋषि ने एक पुस्तक लिखी थी, भारद्वाज संहिता। उस भारद्वाज संहिता में एक वैमानिक शास्त्र नाम से एक पूरा अध्याय है, एक पूरा शास्त्र वो अलग से ही कंसीडर किया जाता है, वैमानिक शास्त्र। और उस वैमानिक शास्त्र में इस तरह के उल्लेख दिए गए हैं कि उस समय पुरोधा, पुष्पक, इस टाइप के विमान होते थे। रामायण में भी इस प्रकार के विमानों का उल्लेख है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो स्कंद पुराण में भी अगर हम देखें तो स्कंद पुराण के खंड 3 के अध्याय 30 में भी कर्दम ऋषि के द्वारा अपनी पत्नी के लिए एक विमान निर्माण की घटना का जिक्र किया गया है। लगभग इसी आधार पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों का ये मानना हो सकता है जो हिंदू मैथोलॉजी को नहीं मानते हों या जिनका रामायण और महाभारत में विश्वास ना हो, वो ये कह सकते हैं कि आप केवल एक धर्म विशेष के संदर्भ में इन चीज़ों को आप बताते जा रहे हैं, इसका कोई ऐसा खास औचित्य नहीं है। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि राइट ब्रदर्स की खोज से मात्र 8 साल पहले में सन 1895 में मुंबई के चौपाटी बीच पर एक फ्लाइंग मशीन का टेस्ट किया गया था। एक मशीन ने उड़ान भरी थी और वो भी मशीन पूरे 1500 फीट की ऊंचाई तक पहुंची थी। और ये एक्सपेरिमेंट, ये परीक्षण, ये शिवकर बापूजी तलपड़े द्वारा किया गया था, जिन पर बाद में एक मूवी भी बनाई गई। लेकिन प्रारंभ से हमें जो सिखाया गया है कि हम 1895 लगभग ये वो समय जिस समय के हम गुलाम थे, इसलिए हमारी उन खोजों को विस्तृत स्थान नहीं मिल सका। जो स्पेसिफाइड प्लेस हमें मिलना चाहिए था वो इसमें हमें नहीं मिल पाया। इसी प्रकार के कई और मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। रेडियो के बारे में अगर हम बात करें तो 1909 का ही जिक्र आता है कि 1909 में मार्कोनी ने रेडियो के बारे में खोज की। लेकिन जिस समय हम जेसी बसु के बारे में बात करते हैं, जेसी बोस के बारे में, जगदीश चंद्र बोस के बारे में, तो जगदीश चंद्र बोस की जो लाइफ डायरी जिसमें कि वो अपने पर्सनल नोट्स या अपनी पर्सनल थिंकिंग लिखा करते थे, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि 1895 में उन्होंने पहला परीक्षण किया था रेडियो तरंगों के बारे में, रेडियो वेव्स के बारे में, जिसमें मिलीमीटर वेव्स और क्रिस्प क्रॉप सिद्धांत का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन इसके 2 साल बाद ही मार्कोनी ने उसी एक्सपेरिमेंट को रिप्रेजेंट किया और उसके बिहाफ पर ही वहाँ पर उनको इस चीज़ के लिए क्रेडिट मिला। जेसी बोस इस सारी चीज़ों को न तो पेटेंट करा पाए और इसका फ़ायदा मिला जी मार्कोनी को, और उनको इसी काम के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। आज हम जेसी बोस का नाम जानते हैं, लेकिन इस संदर्भ में नहीं कि रेडियो के बारे में भी उन्होंने कोई काम किया था, रेडियो तरंगों में भी उनका काम उल्लेखनीय था। इसी प्रकार से मैं 2 और बहुत छोटी सी चीज़ों के बारे में मैं वर्णन करना चाहूँगा। पहिया, रामायण और महाभारत काल के युद्धों के बारे में अगर हम देखें तो उसमें रथ वगैरह का यूज होता था और पहिया यूज किया जाता था।
बिना पहिए के रथ यूज नहीं हो सकता, रथ का प्रयोग नहीं हो सकता। सेम इसी प्रकार से महाभारत काल में जितने भी युद्ध होते थे उसमें भी पहियों का काफ़ी प्रयोग होता था। लेकिन इन सारी चीज़ों के बारे में हम जब भी आज इतिहास को टटोलें तो इतिहास में जानकारी दी जाती है कि पहियों का आविष्कारक ईरान या इराक है। लेकिन ये महाभारत और रामायण की घटनाएं सिद्ध करती हैं कि उस समय और कहीं पर उतनी सभ्यता सुसंस्कृत नहीं थी जितनी कि भारत में थी। सिंधु घाटी सभ्यता में एक खिलौना हाथी गाड़ी मिली है जिसमें पहिए लगे हुए हैं और वो आज भी म्यूजियम में रखी हुई है। अन्वेषण का विषय है, खोज का अनुसंधान का विषय है कि किस आधार पर ईरान और इराक को ये क्रेडिट दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता ये वो समय था जिस समय कि हमारे यहाँ संस्कृति, हमारे यहाँ सभ्यता, हमारे यहाँ विकास इतना आगे हो चुका था, जबकि बाकी सारे लोग जनजातियों की फॉर्म में, कबीलों की फॉर्म में रहते थे, जिनको अपनी भाषा, अपना खान पान तक का सही निर्धारण नहीं था। इसी प्रकार से बटन, मोहनजोदड़ो की खुदाई में अगर हम उल्लेख करें तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में हमें बटन देखने को मिले हैं। जितने भी हमारे पास पहनने के लिए परिधान होते हैं, इन सभी परिधान में, वस्त्रों में बटन आज काफ़ी महत्वपूर्ण अपना किरदार रखते हैं। सेम इसी प्रकार से हमारे पास ये खोज भी भारत की ही थी। अब मैं कुछ ऐसे आविष्कारकों के बारे में बात करूंगा जिनको कि समय के साथ भुला दिया गया। इनमें से कुछ के नाम आप जानते होंगे, कुछ से आप परिचित होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके नाम के बारे में भी आपको लगेगा कि ये भी क्या कोई वैज्ञानिक थे, इनका नाम हमने कभी नहीं सुना। मैं शुरुआत करना चाहूँगा आर्यभट्ट से। आर्यभट्ट एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, इसके बारे में आप सभी को पहले से जानकारी होगी। लेकिन ये केवल मैथमेटिशियन ही नहीं थे, ये एक बहुत बड़े खगोल शास्त्री भी थे। इन्होंने स्पेस की बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी थी। कोपरनिकस जो पोलैंड का निवासी था, जिसने जानकारी दी थी कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर घूमती है, उससे भी बहुत साल पहले आर्यभट्ट ने यह जानकारी दे दी थी कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये वो समय था जिस समय के यूनानी या ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, जिसको इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता है, वो ये मानता था कि पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है और बाकी सारे ग्रह और सूर्य भी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। तो हम समझ सकते हैं, एक इतिहासकार का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, टी.एन. कोलिबरक, जिन्होंने अपनी पुस्तक में इस चीज़ का जिक्र किया है कि पुराने टाइम पीरियड में जितना भी जानकारी आर्यभट्ट वगैरह को थी, उतनी जानकारी पश्चिम के किसी भी देश में नहीं थी, इसीलिए इन्हीं लोगों का बोलबाला रहता था। दूसरे नंबर पर मैं एक ऐसे महर्षि को लेना चाहूँगा, महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि एटॉमिक थ्योरी मीन्स परमाणु सिद्धांत के सबसे पहले लोगों के सामने रखा। लेकिन आज हम जब भी परमाणु सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करते हैं, तो हमें केवल और केवल जॉन डाल्टन का नाम याद आता है। जॉन डाल्टन के जन्म से लगभग 1000 वर्ष पहले महर्षि कणाद ने एटम के बारे में जानकारी दी थी। इसीलिए जितने भी पदार्थ हैं, उस पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को कणाद मुनि के नाम के ऊपर ही उसको एक नाम कण दिया गया। आचार्य कणाद की थ्योरी डाल्टन की थ्योरी की तरह से फेल नहीं हुई। उन्होंने इस चीज को बताया कि एटम के अंदर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी होंगे, जिनको आज हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। अगर हम महर्षि कणाद के बारे में विस्तृत अध्ययन करें तो वैशेषिक नाम के दर्शन में इन्होंने उल्लेख किया हुआ है कि एटम के अंदर, परमाणु के अंदर 3 कण होते हैं और उनको नाम दिया गया है मित्र, वरुण एवं अर्यमा। इलेक्ट्रॉन को मित्र कहा गया है, प्रोटॉन को वरुण कहा गया है और न्यूट्रॉन को अर्यमा। हम नाम वो नहीं दे पाए, लेकिन इस सब के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। न केवल इन सब के बारे में, बल्कि ये भी बताया गया कि केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है। 2 हाइड्रोजन के परमाणु जब आपस में जुड़ेंगे तो उसका मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, बाइनरी मॉलिक्यूल कैसे डेवलप होगा। लेकिन आज हम जब भी प्रेजेंट कंसेप्ट में केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो
महर्षि कणाद का हम उल्लेख नहीं करते। वजह केवल एक ही है कि संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथ हैं और साइंस का विद्यार्थी संस्कृत शायद ये समझा जाता है कि नदी के दो किनारे होंगे। आगे मैं जिक्र करना चाहूंगा बौधायन का। बौधायन जिन्होंने भारतीय ज्योमेट्री को डेवलप किया, लेकिन नाम ज्योमेट्री नहीं दिया, नाम दिया गया सुलभ शास्त्र। और उस सुलभ शास्त्र में ही वो सारी प्रमेय दी गई हैं जिनको कि पाइथागोरस का कहते हुए आज हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि किसी भी एक समकोण त्रिभुज में जो भी उसके कर्ण का वर्ग होगा वो हमेशा लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। और ये जानकारी बौधायन के द्वारा दी गई थी और ये पाइथागोरस से लगभग 2000 साल पहले ये जानकारी बौधायन ने दी थी सुलभ शास्त्र में। भाषा की दृष्टि से नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन जब हम उनको पढ़कर देखें तो वो सब एक ही मैटर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी मैंने कणाद ऋषि के बारे में जिक्र किया था, कणाद ऋषि ने बहुत समय पहले, न्यूटन से बहुत समय पहले, कई सौ साल पहले इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया था कि लॉज ऑफ मोशन, जो आज हम न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, वो महर्षि कणाद के दिए हुए हैं, लेकिन वो संस्कृत में दिए हुए हैं, इसलिए वो लोगों तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाते। आगे हम यहां पर जिक्र करना चाहेंगे एक और पुराने वैज्ञानिक चरक के बारे में, जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी, जिसको कहा जाता है कि इट इज द चरक संहिता कंसिस्ट द रूट्स ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मेडिकल साइंस में काफी रोल प्ले करती है। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगभग 84 टाइप्स के केमिकल्स को यहाँ कैटेगराइज किया गया है। 84 टाइप्स। हम यहाँ पर जब भी केमिकल्स को क्लासिफाई करते हैं, हम जनरली 3 कैटेगरी रखते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। अगर हम करेक्टर के बेस पर देखें तो एसिड, बेस, सॉल्ट, लेकिन इन्होंने 84 टाइप में इसको कैटेगराइज किया हुआ था। सॉल्ट के बारे में जिस समय डिस्कशन किया गया तो 14 टाइप्स के सॉल्ट डेवलप किए गए थे। सेम मैनर में अगर हम बात करें तो एलॉय, मिश्र धातु हैं। मिश्र धातुओं में जिंक, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, इनसे मिली हुई बहुत सारी ऐसे पर्टिकुलर एलॉयज के बारे में भी यहाँ पर इसमें जानकारी दी गई है। बहुत सारे मेटलर्जी के प्रोसेसेस, धातु कर्म जिनको कहा जाता है, या निष्कर्षण, जिसमें कि लिक्वेशन मेथड, द्रवीकरण, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, आसवन, डिस्टिलेशन, इन सारे प्रोसेसेस को वेरी वेल एक्सप्लेन्ड किया हुआ है और बहुत सारी चीजों के डायग्राम बनाकर भी बताया हुआ है। फ्लेम टेस्ट, जिसको आज हम केमिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट मानते हैं, ये फ्लेम टेस्ट का उल्लेख भी चरक संहिता में दिया गया है, जहां पर कि भोजन में अगर जहर उपलब्ध है, मीन्स किसी के अगर फूड पॉइजनिंग की कंडीशन हुई है, तो वहां फ्लेम टेस्ट करते हुए फूड से कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसमें पॉइजन है या नहीं है। सेम इसी टाइप से हमारे पास यहाँ पर 184 एप्रेटसेस के बारे में इन्होंने जानकारी दी है, जो आज मॉडर्न केमिस्ट्री लैब में या आज के समय में जो केमिस्ट्री लैब होती हैं उनमें जो उपकरण यूज किए जाते हैं, आज भी वो बिल्कुल वैसी हैं जैसे वो मोर्टार हुए, पेस्टल हुए, ये सारे उपकरण वही उसी पुराने समय के हैं। एक और इसी के बारे में मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, महर्षि अगस्त्य। महर्षि अगस्त्य के बारे में एक किस्सा काफी प्रचलित है, आपने सुना होगा कि एक बार काफी एक पक्षी की करुण पुकार पर इन्होंने समुद्र को पी लिया था केवल उसके अंडे बचाने के लिए। महर्षि अगस्त्य का एक सबसे उल्लेखनीय जो काम है वो है विद्युत का उत्पादन। आज के समय में अगर हम विद्युत से रिलेटेड अगर कोई भी अगर डिस्कवरी के बारे में अगर बात करते हैं तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आता है, लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से भी कई सौ साल पहले अगस्त्य ऋषि, जिनका उल्लेख हम रामायण और महाभारत काल में करते हैं, इस रामायण और महाभारत काल के इस अगस्त्य ऋषि ने अपनी अगस्त्य संहिता में बिजली उत्पादन के कुछ सूत्र दिए हैं, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि एक घड़े में अगर हम नीचे कॉपर शीट डालें, बीच में भीगी हुई लकड़ी डालें और कॉपर सल्फेट को डालें और ऊपर से जिंक की शीट को डाल दें और दोनों के तारों को हम आपस में मिला दें तो विद्युत उत्पन्न होती है। वहाँ विद्युत शब्द नहीं है, वहाँ लिखा हुआ मित्र वर्ण शक्ति उत्पन्न होती है।
अभी आज से लगभग 12 साल पहले एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इस अगस्त संहिता के आधार पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया और उसके बिहाफ पर जब इन चीज़ों को देखा गया तो वहाँ पर एक शब्द प्रयोग में आ रहा था, मयूर ग्रीवा। मयूर ग्रीवा मीन्स मोर की गर्दन। अब वो कह रहे थे कि इसके लिए अब मोर की गर्दन भी चाहिए, अब कैसे होगा, क्या होगा। बाद में जब संस्कृत के एक विद्वान से जब उनकी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मयूर ग्रीवा का उल्लेख सीधे सीधे शब्दार्थ पर न जाए, मयूर की गर्दन जिस रंग की होती है उस रंग का पदार्थ मीन्स नीला थोथा मीन्स कॉपर सल्फेट CuSO4 इसमें आप डालिए, तब जाके ये प्रयोग कंप्लीट होगा। घड़े में ये एक्सपेरिमेंट करने की वजह से ही अगस्त ऋषि को एक नाम कुंभोधव भी दिया हुआ है। यहां पर मैं कुछ आगे के लोगों के बारे में भी जानकारी देना चाहता हूं। भास्कराचार्य, जिन्होंने कि न्यूटन से लगभग 800 साल पहले पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है इसकी जानकारी दी थी, और ये उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सिद्धांत शिरोमणि, उसके गोल अध्याय में इन चीजों का जिक्र दिया गया है। कर्ण कौतूहल के बारे में अगर हम बात करें तो वहां पर उन्होंने ग्रहण के बारे में स्पष्ट उल्लेख दिए गए हैं, जिनके आधार पर आज भी कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर निर्मित किए जाते हैं। कर्ण कौतूहल में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी है। वर्तमान समय के अगर हम इन साइंटिस्ट के बारे में बात करें, जिनमें होमी जहांगीर भाभा, शांति स्वरूप भटनागर, जेसी बोस, इन सभी ये जो वेल नोन है, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जो फॉरगॉटन है, जिनको आज के समय में हम भूल चुके हैं, ऐसा मैं एक नाम लेना चाहूँगा सत्येंद्र नाथ बोस का। सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में अगर हम बात करें तो सत्येंद्र नाथ बोस एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने नोबेल प्राइज तक के लिए जिनको ले जाया गया, बट कुछ ऐसे कारण रहे कि इनको नोबेल प्राइज नहीं मिल सका। ही इज द को वर्कर ऑफ आइंस्टीन। ये बहुत बड़ा सम्मान होता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा जिसने कि आइंस्टीन के साथ काम किया हो। जहां पर पदार्थ की 5 स्टेज के बारे में बात की गई हो कि पदार्थ 5 प्रकार का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस आइंस्टीन स्टेट एंड प्लाज्मा स्टेट। आज हम जो बोस आइंस्टीन जो वर्ड दे रहे हैं उसमें जो बोस शब्द आ रहा है वो बोस सत्येंद्र नाथ बोस ही है। बोसोन पार्टिकल जो खोजा गया, बोसोन पार्टिकल के बारे में जो भी स्टडी दी गई वो इन्हीं सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में है। अनफॉर्चुनेटली हिग्स बोसोन पार्टिकल, जो हिग्स नाम का जो साइंटिस्ट जिसका जिक्र यहाँ हो रहा है, उनको इसी काम पर नोबेल प्राइज मिला, जबकि सत्येंद्र नाथ बोस को नहीं मिला। सबसे बड़ी चीज, सत्येंद्र नाथ बोस ने PhD नहीं की थी, उनके पास कोई डॉक्टरेट की डिग्री नहीं थी, और इस सब के बावजूद उन्होंने इस सारे काम को आगे बढ़ाया। एक और मैं महान विद्वान का नाम लेना चाहूंगा, डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह। बिहार जिले के भोजपुर में इनका जन्म हुआ था। महान विद्वान थे और महान गणितज्ञ। आज भी उनको श्रीनिवास रामानुजम, आर्यभट्ट, इनकी श्रेणी का गणितज्ञ माना जाता है। जिस समय ये अपना ग्रेजुएशन के काम को पूरा कर रहे थे, उसी समय अमेरिका से आए हुए एक प्रोफेसर कैली ने इनको बर्कली में आकर अपने आगे की स्टडी और रिसर्च वर्क पूरा करने का इनके सामने एक प्लान रखा। इन्होंने उसको स्वीकार किया और अमेरिका चले गए। वहां जाके इन्होंने 1963 में कैलिफोर्निया से अपनी PhD को कंप्लीट किया और बाद में वहीं वाशिंगटन में एसोसिएट प्रोफेसर हो गए। इन्होंने कुछ समय तक नासा के लिए भी काम किया, और नासा में जिस समय के अपोलो सैटेलाइट लॉन्च हो रहा था और उस समय पावर सप्लाई की वजह से 31 कंप्यूटर जो एक साथ फेल हो गए थे, बंद हो गए थे, उस समय मात्र वशिष्ठ नारायण सिंह की ही कैलकुलेशन के बेस पर वो सारा काम चलता रहा। कुछ समय के बाद जब पावर सप्लाई सही हुई तो वहां पर वशिष्ठ नारायण सिंह की कैलकुलेशन को 3100 कंप्यूटर ने सही ठहराया। इन्होंने आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी चैलेंज किया था। बहुत सारे साइंटिस्ट यहाँ पर ऐसे हैं, मैं सभी का उल्लेख नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि आगे ये श्रृंखला और चलती रहे, जिसमें कि मैं क्रमवार इन सारे वैज्ञानिकों के बारे में पूर्णतः जानकारी दे सकूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।